guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. कैसी है मेरी जीके फैमिली? आई होप सभी अच्छे होंगे। अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रखिए। ये वीडियो आपको इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ हर उस एग्जाम में फ़ायदा पहुंचाएगी जहाँ पे करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्पेशल डे के साथ में। आज का स्पेशल डे है वर्ल्ड माइक्रोब डे। इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि माइक्रोब होते क्या हैं। जो अलग अलग बैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजोआ हैं, वायरसेस हैं, उन सबको मिलाकर हम माइक्रोब बुलाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे जानते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी कैसे हैं? माइक्रोब हमारे प्लैनेट को सेव करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं और ये कार्बन सीक्वेंसिंग के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से हटाने में हेल्प करते हैं और जिससे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल कर पाते हैं हम, और हमारी पृथ्वी है वो रहने लायक बनी रहती हैं। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो शरीर है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं और इनकी वजह से हम हमारे शरीर को काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं और हम कंट्रोल कर पाते हैं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और एक बात और है कि हमारे शरीर में ये हमारा जो टोटल वेट होता है उसका 1% माइक्रोब हमारे शरीर में मौजूद होते हैं। इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से टैकल कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं। इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है किसके रिगार्डिंग, जो कॉटन है उसके बारे में बताना है। इंडिया वर्ल्ड में हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ये जो ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट है उसके अंदर 68% जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन है, वो खुद मेक करती है। ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट के अंदर 68% जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन होती है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ए ओनली, बिकॉज यहाँ पे 68% नहीं, यहाँ पे 31% आएगा। ये आप पिक्चर भी देख सकते हैं इसकी। वैसे देखने में बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, जब इसको निकालते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है बिकॉज़ ये जो इसके नोक है वो हाथ में चुभ जाते हैं बहुत बुरी तरह से, ब्लीडिंग भी होती है। आगे जान लेते हैं इसके बारे में। एनजीओ कॉटन 2040 ये ग्लोबल स्टडी की गई है क्लाइमेट से रिलेटेड। इसके बारे में बताया गया है कि जो टेम्परेचर की वजह से जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है और जो रेनफॉल के पैटर्न्स के अंदर जो चेंज आ रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, हमारा जो टोटल ग्लोबल रीजन है जिसके अंदर कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है उसमें से आधा ऐसा है जो एक्सपोज हो जाएगा एक्सट्रीम क्लाइमेट वेदर्स के साथ में, और इस कम से कम एक क्लाइमेट हज़ार्ड को तो फेस करेगा ही। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है टेम्परेचर और लो भी हो सकता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से वर्ल्ड की कॉटन ग्रोइंग रीजन है वो ड्रास्टिक चेंजेस में देखने को मिलेंगे उसके अंदर। और कॉटन है वो 31% एरिया, 31% रॉ मटेरियल है वो टेक्सटाइल ग्लोबल है वो 31% तक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट के अंदर। और ये हर साल जो इकोनॉमी है उसको इम्पैक्ट करता है $600 बिलियन से रिलेटेड। इंडिया है इसका हाईएस्ट प्रोड्यूसर है ग्लोबली और इसके अंदर जो 60 मिलियन लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज हैं इसके साथ में। कॉटन की जो वैल्यू चेन है उसके साथ में, ये उसको उगाने में, उसको उगाने में, कल्टीवेट करने में और हार्वेस्ट करने में और साथ ही साथ उसकी प्रोसेसिंग वगैरह करने में ये इंगेज हैं। और जिनमें से 40 to 50 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो इसके अंदर काम करते हैं। और कॉटन ट्रेड के अंदर, किसके अंदर, जो कॉटन ट्रेड के अंदर प्रोसेसिंग होती है, कॉटन ट्रेड और प्रोसेसिंग के अंदर ये काम करते हैं 40 to 50 मिलियन लोग। और मेजोरिटी इंडियन कॉटन ग्रो है और मेजोरिटी जो फार्मर्स हैं जो कॉटन ग्रो को उगाते हैं वो 1 हेक्टेयर, उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वो ज़्यादा हैं और ऐसे बहुत कम फार्मर्स हैं जिनके पास में ज़्यादा हेक्टेयर्स हैं, ज़्यादा ज़मीन है खेती की। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना ये 3 ऐसे स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल MSDC ये किसके अंदर फंक्शन करती हैं? अगर आप इनको जानते हैं तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी। ये मिनिस्टर हैं किसके, ये जो, और ये इसके मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ IC फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज श्री मनसुख मंडाविया हैं।
18th मीटिंग हुई है मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की, उसको चेयर किया है। और ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो किसके अंदर काम करती है, जो किसके लिए काम करती है, डेवलपमेंट फॉर मैरीटाइम सेक्टर के अंदर, मैरीटाइम सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए। और इसका एम रखा गया है ताकि इंश्योर किया जा सके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, कहाँ पे, मेजर पोर्ट्स या फिर नॉन मेजर पोर्ट्स के लिए। और MDSC है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी मई 1997 के अंदर, और इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर, और इसका फ्यूचर डेवलपमेंट है ताकि एग्जिस्टिंग और फ्यूचर जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनको, नए पोर्ट्स हैं उनको बनाने के अंदर इसके अंदर काम किया जा सके। और इसके अंदर कम से कम 6 महीने में एक मीटिंग तो होनी चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है बिल्ड बैक अ बेटर वर्ल्ड, ये इनिशिएटिव है, इसके बारे में हमें बताना है। ये G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव है। G7 कंट्रीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाएंगे इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को 2030 तक। और ये फंड्स हैं ये यूज़ किए जाएंगे ताकि क्लाइमेट, हेल्थ और जेंडर इक्वालिटी की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे 2030 नहीं, यहाँ पे 2025 आएगा। चलिए 5 आएगा। चलिए देख लेते इसके बारे में। ये इनिशिएटिव डिज़ाइन किया गया है ताकि काउंटर किया जा सके चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको। इसके लिए इसके साथ में इसके अंदर क्या किया जाएगा, ऑल्टरनेटिव दिया जाएगा मिडिल इनकम, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। ये यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लीड किया जाएगा, जिसके अंदर G7 कंट्रीज़ हैं वो नियर अबाउट $40 ट्रिलियन का अमाउंट देंगे डेवलप। और ये फंड है ये यूज़ किया जाएगा किसके लिए, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट, हेल्थ सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी के लिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है रिसेंटली INS विक्रांत, ये न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है और बताना है आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, ये पहला इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर ये एक इंडिजिनियस मिसाइल सिस्टम है, या फिर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, या फिर न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर है। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, पहले स्टेटमेंट करेक्ट है इसके बारे में। रक्षा मंत्री हैं हमारे जो राजनाथ सिंह, उन्होंने रिव्यू किया है प्रोग्रेस को, ताकि रिव्यू किया है प्रोग्रेस को कंस्ट्रक्शन की किसकी, पहले इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर की, जो कि ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है सेंट्रल इंडिया के अंदर, जो कि कुछ पार्ट बनाती है गंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम का। ये रिवर है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में फ्लो होती है मध्य प्रदेश से, फिर रनिंग करती है राजस्थान के अंदर से, उसके बाद में ये बाउंड्री बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, उसके बाद में ये साउथ ईस्ट में ज्वाइन कर लेती है यमुना को और उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर। चंबल रिवर है वो चंबल रिवर के अंदर रिसेंटली रिकॉर्ड हुआ है कि इसके अंदर जो डॉल्फिन्स और घड़ियाल की पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। नेशनल चंबल सेंचुरी भी इसी के अंदर लोकेटेड है, जो कि जानी जाती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल के बारे में, रेड क्राउडेड रूफ टर्टल के बारे में, और इंडेंजर्ड गंगा रिवर डॉल्फिन्स हैं उनके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मध्य प्रदेश स्टेट है, यहाँ पे दिखाया गया है इसके मध्य प्रदेश के अंदर, ये यहाँ पे निकल कर जाती हैं और फिर बाउंड्रीज वगैरह बनाकर निकलती हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लैक सी, ये बॉर्डर्ड है कौन कौन सी कंट्रीज़ के द्वारा, रोमेनिया, रशिया, टर्की, सर्बिया। इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है हमें बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, या फिर ये सभी की सभी। तुम्हारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि जिसको सर्बिया है वो बॉर्डर नहीं, सर्बिया का बॉर्डर जिसके साथ में शेयर नहीं होता है। देख सकते हैं ब्लैक सी है वो एक इनलैंड सी है जो कि लोकेटेड है साउथ ईस्ट यूरोप के फार साउथ ईस्टर्न यूरोप में और फार वेस्टर्न एजेस में, जो कॉन्टिनेंट है एशिया का और कंट्री है टर्की, जो कि कोचीन के शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। कोचीन के अंदर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ये कमीशन किया जाएगा INS विक्रांत के साथ में पहले हाफ के अंदर 2022 में, जो कि एक सी बेस्ड एसेट है हमारी,
और ये शिप है वो ऑपरेट करेगी MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट्स को, कुमाऊं 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स को, या फिर उसके बाद में जल्दी ही इसके अंदर MH-60R मल्टी रोल एक्स हेलीकॉप्टर्स और इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स को भी ऑपरेट किया जाएगा। इसका मोटो क्या है? जोम साम युद्धि सुपुर्द, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है 1.8.3 पार्ट से। और ये इसे ट्रांसलेट करें तो हम इसका मतलब क्या होगा, ये उसको डिफीट करते हैं जो इसके खिलाफ फाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन है चंबल रिवर, ये रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिली है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा, यमुना, सतलुज या फिर सरस्वती? तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा यमुना। चलिए इसको देख लेते हैं। ब्लैक सी है वो कनेक्ट करती है, वो और किसको कनेक्ट करती है? सी ऑफ अजोव को किसके साथ में? स्टेट ऑफ क्रेच के साथ में। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये ब्लैक सी है, ये सी ऑफ अजोव है, ये यहाँ से क्रेच स्ट्रेट से होकर अगर सी ऑफ अजोव में जाना चाहते हैं तो क्रेच स्ट्रेट को पार करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रशिया है, ये यूक्रेन है, ये रोमानिया है, फिर ये बल्गेरिया है। यहाँ पे आप टर्की देख सकते हैं, ये जॉर्जिया है। यहाँ पे एजियन सी देखने को मिलता है, ये सी ऑफ मार्मरा है। यहाँ से अगर आप ब्लैक सी से एजियन सी में जाना चाहते हैं तो आपको सी ऑफ मार्मरा को क्रॉस करना होगा। और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी भी देखने को मिलता है। फिर आगे देखते हैं, इन सभी स्टेटमेंट को कंसिडर करना है हमें बंगाल मॉनिटर लिजार्ड के रिस्पेक्ट में। ये लिजार्ड है, ये मेनली टेरेस्ट्रियल है और ये कैर्निवर्स भी है और इसके अंदर पॉइजन भी नहीं है। ये स्पीशीज लिस्टेड है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर IUCN की रेड लिस्ट में। और ये इंडिया के अंदर जो हमारा शेड्यूल है और इंडिया के अंदर ये शेड्यूल फर्स्ट है जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसके अंदर भी लिस्टेड है। उसके अंदर इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इनमें से कौन सा कोड है वो करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, या फिर ये सभी की सभी? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, बिकॉज ये सभी की सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रिसेंटली क्या हुआ है, ओडिशा के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग रैकेट है उसको पकड़ा गया और उसके पास से 7 लिजर्ड हैं उनको वापस लाया गया। और ये मॉनिटर लिजर्ड है वो प्रोटेक्टेड है हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, और मीट, ब्लड और ऑयल के लिए। ये स्पीशीज़ है लिस्टेड है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट में। और इसकी पॉपुलेशन है ये कम होती जा रही है लगातार, उनकी बार बार पोचिंग करने की वजह से। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि मेंटेन किया जा सके बैलेंस हेल्थ और इकोसिस्टम की हेल्थ के अंदर, और हमारे लिए सर्वाइवल, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है रैंक्ड चॉइस वोटिंग सिस्टम, ये किससे रिलेटेड नहीं है? कौन सी कंट्री से? हमारे ऑप्शन हैं USA, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या फिर ईरान। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। ये आप देख सकते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रैंक चॉइस वोटिंग कैसे काम करता है। इसके अंदर इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये एक कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है, ये तीसरा कैंडिडेट है। तो हम अगर वोट डालते हैं सिंपली तो क्या होता है कि इनमें से एक को वोट देना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, रैंकिंग दी जाएगी कि सबसे पहले प्रेफरेंस किसे देंगे। मान लीजिए कि हमें सेकंड वाला ज़्यादा पसंद तो हम इसको पहले रेफरेंस दे देते हैं, फिर फर्स्ट को दे देंगे, फिर थर्ड को दे देंगे। तो ऐसे ही सभी वोटिंग करेंगे। उसके बाद में जो लास्ट में जो फाइनली इसका जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे उस टाइम पे क्या किया जाएगा कि जिसको ज़्यादा रैंकिंग मिली है उसको विनर घोषित कर दिया जाएगा और बाकी सभी को बैकआउट कर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी के पास जो 50% है वो चॉइस नहीं हुई है, मतलब कि हमने इसको वोट दे दिए, इसको 50% वोट नहीं मिले हैं, तब क्या किया जाएगा, जो सबसे लास्ट वाला है जिसको सबसे कम रैंकिंग मिली है उसको इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। और उसके बाद में जो इसको मिले हैं वो मार्क्स, जो इसको वोट मिले हैं वो सेकंड प्रेफरेंस को चले जाएंगे और फिर काउंट किया जाएगा। फिर जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट होगा उसे चूज़ कर लिया जाएगा। ये ऐसे ही काम करती हैं। चलिए इसके बारे में और देख लेते हैं। ये रिसेंटली डेब्यूट की गई थी, पहली बार लाई गई है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। ये सिंपल परमिस के ऊपर बेस्ड है, ये सिस्टम सिंपल परमिस के ऊपर बेस्ड है जिसके अंदर डेमोक्रेसी वो काम कर सकती है और भी अच्छे से, और फोर्स किया जाएगा। और इसके अंदर किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो या तो सभी को चुने या फिर किसी को ना चुने, ऐसी चॉइस नहीं होगी।
इसकी वजह से इसके बजाय कैंडिडेट हैं वो सभी वोटर्स को अलग अलग रैंकिंग दे सकते हैं अपनी अपनी प्रेफरेंस के बेस पे, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया वैसे ही। और एक कैंडिडेट है वो पहली चॉइस, इसके अंदर वोटर्स की पहली चॉइस है वो, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। और ये नेशनल इलेक्शंस के अंदर यूज़ किया जाता है आयरलैंड में, माल्टा में, ऑस्ट्रेलियन सीनेट में, और रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे किसके अंदर है, नॉर्दर्न आयरलैंड में, और लोकल इलेक्शंस के लिए स्कॉटलैंड में, और कुछ लोकल इलेक्शन है न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर इसको पहली बार डिप्यूट किया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन सभी स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट है वो इसके रिस्पेक्ट में सही है, किसके रिस्पेक्ट में, पिनाका रॉकेट, इसके बारे में बताना है। ये डिस्ट्रॉय कर सकती है एक टारगेट को कितनी डिस्टेंस पे, 500 किलोमीटर, और ये एक टाइम पे जो 12 सैल्वो हैं उनको एक टाइम पे ये एक मल्टी बैरल रॉकेट है जो कि एक टाइम पे 12 सैल्वो को लॉन्च कर सकती है 44 सेकंड्स के अंदर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पे 500 नहीं 450 आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। DRDO ने सक्सेसफुली फायर किया है एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को, पिनाका रॉकेट के बारे में बात की जा रही है। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट है जो कि 24 और 25 जून के बीच में लॉन्च की गई है। ये एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि चांदीपुर के अंदर लोकेटेड है ओडिशा की कोस्ट में, और ये इन्हेंस करेगा रेंज, जो पिनाका रॉकेट की रेंज है उसको, पिनाका रॉकेट सिस्टम की रेंज को और ये रॉकेट सिस्टम है वो जॉइंटली बनाया गया है पुणे बेस्ड आर्म रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जिसे इन शॉर्ट ARDA बुलाते हैं, और हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी HEMRL, और इसकी किसके सपोर्ट के साथ में इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड जो नागपुर में लोकेटेड है, उन सभी ने एक साथ मिलकर इसे बनाया है। और ये एक वेपन सिस्टम है जो कि माउंटेड किया जाएगा टाटा ट्रक के ऊपर, जो कि इक्विप्ड है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इस ट्रक के ऊपर इसे लगाया जाएगा, और स्टेट ऑफ आर्ट गाइडेंस के साथ में किट के साथ में इसको कंप्राइज किया जाएगा। इसके अंदर एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल किया जाएगा सिस्टम को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना ये लॉन्च की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, पुदुचेरी गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर तेलंगाना। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ए। वैसे तो केजरीवाल सर कहते रहते हैं कि मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, बाकी पता नहीं है क्या काम करते हैं क्या नहीं। बस चलो अच्छी बात है अगर काम करते हैं तो, वैसे मजाक की बातें अलग होती हैं, लेकिन जो भी है ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट है वो उसने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उन फैमिलीज़ को जिन्होंने अपने मेंबर को खोया है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। इसके अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे एक्स ग्रेटिया के रूप में। और जिन्होंने अपना सोल ब्रेड विनर खो दिया है पैंडेमिक की वजह से, सोल ब्रेड विनर मीन्स अकेला उस घर का कमाने वाला है, उस बंदे को खो दिया है, तो उसे हर मंथ 2500 की पेंशन दी जाएगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन वो है जो हमने आपसे कल पूछा था। ये क्वेश्चन वो है जो आपसे हमने कल पूछा था, इसका आंसर बताना हमें। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम हाई स्पीड रेल के लिए? हमारे ऑप्शन है जापान, इंडिया, USA, चाइना। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा इंडिया। जी हाँ, ये हमारी कंट्री है। इंडिया ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला एक्सक्लूसिव ग्रीन रेटिंग सिस्टम हाई स्पीड रेल के लिए। और CII इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल इसने लॉन्च किया है IGBC ग्रीन हाई स्पीड रेल रेटिंग सिस्टम को। IGBC है उसने कोलैबोरेट किया किसके साथ में, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के साथ में लिमिटेड के साथ में, जिसे
NHSRCL बुलाया जाता है। इसकी रेटिंग सिस्टम है वो न्यू हाई स्पीड रेल स्टेशन के ऊपर अप्लाई की जाएंगी, जिसमें एनर्जी एफिशिएंट कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाएगा ऑपरेशन के दौरान। ये वो क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको आज देना है। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली रिलीज़ किया है रिन्यूएबल पावर जनरेशन कोस्ट इन 2020? हमारे ऑप्शन हैं द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, या फिर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इंटरनेशनल एनर्जी फॉर्म, या फिर इन द एनर्जी और रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए और अपना स्कोर भी बताना मत भूलिए। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।